इंस्पायर पे। आज हम लोग कंसिडरेशन नाम के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोगों ने अपने शुरुआत के क्लासेस में कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्लॉज में बात करी थी, ठीक है। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज, सब 2 क्लॉज डी में हम लोगों ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन को ऊपर ऊपर समझ लिया था। आज बारी है, आज से लेके 2 या 3 क्लासेस के अंदर मैं तुमको कंसिडरेशन को बिल्कुल डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। इसके कंसिडरेशन कब, मतलब कंसिडरेशन के बिना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कैसे होता है, क्या एक्सेप्शंस है उसमें और क्या वैलिडिटी होती है, और हम लोग बेसिकली हर एक कंडीशन जो कि कंसिडरेशन में होती है जो कि फुलफिल होना जरूरी है उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। हर चीज के बाद प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे जो कि बहुत नेसेसरी है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट मेजर केस क्लॉज होंगे इनको समझ चलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, लास्ट तक देखना, ठीक है। तो बात करें कंसिडरेशन की, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक्चुअली एन एग्रीमेंट इज वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। तो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, अगर उसमें कुछ एक्सेप्शंस को हटा दें तो। सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जी हाँ, सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट सम एक्सेप्शंस, देयर एग्जिस्ट सम एक्सेप्शन, ठीक है, जो कि सेक्शन नंबर 25 में बात करी गई, ठीक है। तो अगर हम इन एक्सेप्शंस को जो कि हम लोग आगे स्टडी करेंगे उनको हम साइड रखते हैं, तो एनी एग्रीमेंट अपार्ट फ्रॉम इट इज वॉइड इफ देयर इज नो कंसिडरेशन। तो सर कंसिडरेशन क्या है, बात करता है हमारा सेक्शन 2 क्लॉज डी। सेक्शन 2 क्लॉज डी डिफाइन कर रहा है कंसिडरेशन को। इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं सर, तो मैं तुमको बता रहा हूं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि जो कंसिडरेशन है इट मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इट मस्ट बी गिवन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। समझने की कोशिश करो कैसे। एक केस आया दुर्गा वर्सेस बलदेव का, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक साहब थे जो यहाँ पे प्लेंटिफ है हमारे, इन्होंने क्या किया, एक जगह थी, मार्केट प्लेस थी, और एक खाली पड़ा मतलब एक एरिया था, वहां पे डिफेंडेंट के आदेश पे या फिर कह सकते हो निर्देश पे उन्होंने क्या किया, कुछ दुकानें कंस्ट्रक्ट करवा दी, ठीक है। ओके जी, अब जो डिफेंडेंट हमारे थे इन्होंने उनमें से एक दुकान ऑक्युपाई करी और एज पार्ट ऑफ कमीशन एग्रीमेंट किया कि चलिए हम जो भी आर्टिकल सेल होंगे उसमें आपको एज पार्ट आपका कमीशन का कुछ देंगे जो कि हमारी कंसिडरेशन होगी फॉर कीपिंग दैट पर्टिकुलर शॉप। ओके, तो ये बात हमारी डील हो गई, ये पे काम है। नाउ ही डिनाइज दैट, he denies the commission, वो पैसे नहीं देता है, he do not fulfill that part of the consideration. Now the court says, ये एक्शन लेके आते हैं सामने से कि आप हमारी कंसिडरेशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो the court says कि नहीं जी, आपने यहाँ पे इनके कहने पे नहीं बल्कि कलेक्टर साहब के, जी हाँ, not at the desire of the promisor but on desire of something else, यानी कि कलेक्टर साहब के कहने पे आपने यहाँ पे इस चीज को किया था। So that is why the consideration was not at the desire of the promisor. It's not a valid consideration, so it will not be enforceable. ठीक है, चीज समझ में आ रही है कि at the desire of the promisor की कहानी क्या है। ओके, नेक्स्ट नंबर पॉइंट हमारा कि it must be given, it is to be given by the promisee or any other person। यहाँ पे एक क्या कहते हैं वो है विरोधाभास है इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में। क्या कहता है कि इंडियन लॉ में तो कहता है कि चाहे प्रोमिसी के थ्रू या फिर एनी अदर पर्सन, किसी और के अलावा, यानी कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आप अगर कंसिडरेशन दें तो इट्स वैलिड कंसिडरेशन। बट इन इफ वी टॉक अबाउट इंग्लिश लॉ देन इट इज सेड कि स्ट्रेंजर के थ्रू जो कंसिडरेशन आती है दैट इज नॉट अ मेंटेनेबल कंसिडरेशन, दैट इज यू कांट ब्रिंग इन एक्शन फॉर दैट कंसिडरेशन। ये बात कहता है इंग्लिश लॉ। तो अगर मैं कहूं कि इंडियन केस लॉ के हिसाब से कैसे होगा, तो कोई और स्ट्रेंजर लेके आया तो क्या समझने की कोशिश करो। चिन्नैया वर्सेस रमैया केस है अपना, चिन्नैया वर्सेस रमैया केस है। इसमें क्या होता है कि एक माता जी जो कि मृत्यु होने वाली है वो अपनी बेटी को एक प्रॉपर्टी अपनी दान में दे देती हैं। दान में क्या दे देती हैं, एक शर्त के साथ, एक कंसिडरेशन के साथ देती हैं कि मेरी बहन को तुम कुछ अमाउंट जो है हर महीने पे करते रहोगी इस कंसिडरेशन के बलबूते। तो वो बेटी कहती जल्दी जल्दी ये साइन करा लो फिर देखी जाएगी बात की बाद में, तो वो तुरंत वो करा देती है, एग्री कर लेती है। नाउ आफ्टरवर्ड्स व्हेन द सिस्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर ओल्ड लेडी हु हैड डाइड कम्स एंड आस्क्स फॉर द मनी, तो द डॉटर डिनाइज, यानी कि वहां पे वो मना करती है उस पैसे को देने से। तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, डॉटर सेज कि द कॉन्ट्रैक्ट वॉज बिटवीन दोज टू इंडिविजुअल्स, यानी कि मदर जो कि डेथ कर गई और डॉटर के बीच में, तो ये तीसरे पर्सन। सो यहाँ पे कोर्ट कहता है जी नहीं,
द कंसिडरेशन कैन बी देयर फॉर अ थर्ड पर्सन ऑल्सो हु इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, बात कर रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि ये प्रोमिसी के द्वारा ही दी जाए, इट कैन बी गिवन बाय सम एनी अदर पर्सन ऑल्सो। तो ये चीज इंग्लिश लॉ में कॉन्फ्लिक्ट करती है, विच इज देयर इन इंडियन लॉ। क्लियर हो गया केस? ओके, सो अब बात करी जाए, कुछ वर्ड दिए गए हैं कि कंसिडरेशन जो है ना वो पास्ट हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है या फ्यूचर हो सकती है। समझिए कुछ को क्या कहना चाह रहा हूं। ब्रैकेट में लिखा होगा कि हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। यानी कि पहले वाले केस में अगर पास्ट कंसिडरेशन की बात करें तो पास्ट कंसिडरेशन में वही बात कि मैंने अगर पहले कोई ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से तुमने कोई प्रॉमिस था तुम्हारा मेरे को कि तुम जो फुलफिल करोगे भविष्य में, तो वो चीज पास्ट कंसिडरेशन में आ गई। प्रेजेंट कंसिडरेशन में वही कि मैंने जब तुम्हारे से कोई एग्रीमेंट किया तो मैं आई हैव परफॉर्म्ड माय पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट एंड हैव एग्जीक्यूटेड द कंसिडरेशन, दैट इज the executed the consideration, and which is why it has become liability of yours to fulfill your part of the consideration। ठीक है, एक हो गया पास्ट यानी कि पहले कोई कार्य किया जिसकी वजह से आप अभी लायबल हैं, एक हो गया प्रेजेंट में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्यूचर, सिंपल सी बात है, इफ आई प्रॉमिस कि मैं भविष्य में ऐसा काम करूंगा, आप ऐसा काम कर दीजिए। सो बेस्ड ऑन माई प्रॉमिस इफ यू डू समथिंग and you act accordingly, and if I then refuses to fulfill my promise, तो उस हिसाब से वो चीज गलत हो जाएगी। So that is the future consideration। आप प्रॉमिस कर रहे हैं टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। ठीक है, अब मैं बात करूंगा पास्ट कंसिडरेशन में, तो तुम्हें कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। सेक्शन नंबर 25 क्लॉज 2 निकालोगे तुम। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 ब्रैकेट के अंदर निकाल लो, क्लॉज 2 की बात करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो क्या कह रहा है सेक्शन नंबर 25 क्लॉज 2 की एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस मैं सीधा क्लॉज 2 पढ़ रहा हूं। ठीक है, अनलेस इट इज ए प्रॉमिस टू कंपनसेट होली और इन पार्ट, यानी कि ये प्रॉमिस होगा कंपनसेट करने का पूरा अमाउंट या फिर कुछ पर्टिकुलर अमाउंट कोई पार्ट में। अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलेंटरली डन समथिंग, स्वयं से कुछ समय पहले अगर उसने कोई कार्य किया है, फॉर द प्रोमिसर और समथिंग विच द प्रोमिसर वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास्ट कंसिडरेशन में एक और पॉइंट जो कि दिया हुआ है कि प्रोमिसर ने प्रोमिसी ने पहले कोई कार्य किया है वॉलंटरली। ठीक है, दैट विल बी कंसिडर्ड इन द पास्ट कंसिडरेशन। ठीक है, सो दिस इज अवर थर्ड पॉइंट। और अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो सिंपल सी बात है, समथिंग दैट इज एन एक्ट, एब्स्टिनेंस और प्रॉमिस बाय द प्रोमिसी कंस्टिट्यूट्स अ कंसिडरेशन। यानी कि until and unless there will be no act, there will be no abstinence, or there will be no promise, a valid consideration will not be constituted, either it may be past, present or future। ठीक है, तो चलो अब आगे की बात करते हैं। हमने कंसिडरेशन के सारे बेसिक्स समझ लिए। ठीक है, अब मैं बात बता रहा हूं तुम्हें कंसिडरेशन किन किन केसेस में होगी, किन किन केसेस में नहीं होगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग इसके एक्सेप्शंस देख लेंगे। ठीक है, और इसमें कंसिडरेशन के टॉपिक के अंदर इसके अलावा तुमको और कोई खास चीज पहचान करने नहीं वाली है। चलो पार्ट 2 यानी कि आगे की बात हम लोग समझते हैं। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय वन ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर, जहां पे ऐसा होता है कि काफी सारे जॉइंट प्रोमिसर्स हैं, काफी सारे प्रोमिसर्स हैं एक साथ, इनमें से अगर कोई एक बंदा भी अगर कंसिडरेशन को रिसीव करता है तो ऑल ऑफ देम विल बी लायबल, ऑल ऑफ देम विल बी बाउंड बाय दैट कंसिडरेशन, विल बी बाउंड बाय दैट कॉन्ट्रैक्ट। दैट इज व्हाट दिस पॉइंट इज सेइंग। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक पर्सन को दिया तो औरों को अलग अलग, ऐसा नहीं है। इफ दे आर जॉइंट प्रोमिसर देन दे विल ऑल बी बाउंड बाय इट। नंबर फर्स्ट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। इट्स वेरी क्लियर की बात समझिए। अगर आप बंदूकों की तस्करी करने का या फिर कोई ऐसा कार्य जो कि अपने आप में जो कंसिडरेशन है, यानी कि हम पैसे दे रहे हैं तुम हमारे लिए ड्रग्स ट्रांसफर कर दो, या ऐसी कुछ चीज जो कि अनलॉफुल इन नेचर है, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, इफ दैट इज देयर देन अल्टीमेटली दैट कंसिडरेशन विल नॉट बी अ लॉफुल वन, विल नॉट बी मेकिंग अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। हाँ जी, ये समझने की जरूरत है। देखो, अगर मैं कहता हूं कि मेरी
10 लाख की एक प्रॉपर्टी है और कोर्ट के सामने जब केस पहुंचता है तो कोर्ट ये देखता है कि ये तो 1 लाख में ही बेच रखी है इसने, कैसे? तो एक डाउट अराइज होता है, ठीक है। तो क्या ये चीज सोचना कि कंसिडरेशन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में ही हो, क्या पता वो 10 लाख की प्रॉपर्टी 10,000 में ही दे दे, तो क्या ये 10,000 में देने की वजह से वो एक कॉन्ट्रैक्ट क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा? क्या वो कंसिडरेशन की अमाउंट कम होने की वजह से क्या वो एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी? दैट्स द क्वेश्चन व्हिच वी नीड टू आस्क इन द कोर्ट सेड कि नहीं जी, आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है। इट्स अपॉन द कोर्ट टू थिंक कि वेदर अगर अमाउंट ऐसी कुछ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है तो कोर्ट विल थिंक कि हाँ हो सकता है द कंसेंट विद विच द कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड वाज नॉट फ्री। इट कैन बी दैट इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द कोर्ट टू थिंक ऑन द मैटर लाइक दिस, ठीक है। तो इस तरह से तो कोर्ट सोच सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस सोल पॉइंट कोर्ट कैन नॉट से द कंसिडरेशन वाज नॉट वैलिड, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड, सो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट सही। मतलब समझो, मैं अपनी 60,000 की बाइक 1 रुपए में तुम्हें दे सकता हूं, दैट 1 रुपी कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन। समझ लो 1 रुपए की वैल्यू है, लेकिन इट कैन बी अ वैलिड कंसिडरेशन बिकॉज द एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन इज नॉट अ पॉइंट टू बी पॉन्डेड अपॉन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, ये बात भी जरूरी है। इट मस्ट हैव सम वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ। 1 रुपए भी है बट इट हैज सम वैल्यू ना। अब मैं कहूं कि नहीं जी तुम ऐसा कर दो, मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा तुम्हारे लिए, सो दैट इज नॉट अ रियल कंसिडरेशन, दैट इज समथिंग वेरी वीक, दैट इज नॉट ट्रू एट ऑल बाय इट्स ओन नेचर। So that is what this point is saying, the consideration must be real, it should have some existence, ठीक है। That is the point. The performance of an existing legal duty is no consideration। अगर मैंने कोर्ट से मेरे पास समन्स आया, समन्स के बारे में तुम लोग आगे पढ़ोगे एविडेंस एक्ट में, लेकिन समझ लो कोर्ट ने एक ऐसे करके नोटिस भेजा कि जिसके थ्रू आपको कोर्ट में अपीयर होना है और या फिर आपको कोर्ट में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, कोर्ट ने ऐसा कोई आपको नोटिस भेजा। अब आप बताइए आपके पास ये लीगल ड्यूटी हो गई कि आप कोर्ट में आएंगे। नाउ अगर अभी यहीं पे सेम चीज होती है, ये चीज एक पॉइंट हो गया, कोर्ट ने डॉक्यूमेंट समझ भेजा है, कोर्ट ने ये आपको ऑर्डर भेजा है कि आप कोर्ट में प्रोड्यूस होइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, ये एक पॉइंट हो गया। सेम ऑन द अदर हैंड आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, कि कोर्ट में आप आइए वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करिए तो हम आपको फला फला पैसे देंगे फला फला कंसिडरेशन के साथ, ठीक है। सो नाउ दिस वाज अ थिंग, दिस प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट वाज अ थिंग which was ultimately the duty of that particular person, because court ने ऐसा कहा है तो following the orders of the court is duty of every citizen. So अब इस चीज को अगर वो फॉलो करता है based on any consideration, that consideration will not be a valid consideration, ठीक है। That is the point which is clear कि performance of existing legal duty, जो legal duty पहले से exist कर रही है उस person की, अगर उसकी performance एक consideration मानी जाए तो that is not a valid consideration, ठीक है। This is the point. Forbearance to sue is a consideration. यहां पे भी एक पेज है, क्या कहते हैं कि अगर if someone believe that he has a legal or he has a valid ground for suing someone, and अगर सामने वाले से उसको कांटेक्ट कर लेता है and anyhow due to with any amount of money with any consideration they agree कि नहीं जी हम sue नहीं करेंगे based on that particular agreement, ठीक है, ओके, इतना अमाउंट हो गया। सो if that person has no ground also na, but he honestly believes to have a ground to sue, then also this will be a valid consideration, like forbearance to sue, खुद को रोकना sue करने से, अपने एक राइट के एग्जीक्यूशन से खुद को रोकना, ये वही आ गया एनी एक्ट और एब्स्टिनेंस, याद आ गया एब्स्टिनेंस वर्ड, कोई ऐसा कार्य जो ना करना, तो दिस इज अ कार्य विच ना करना, लाइक वो नहीं करेगा सू तो उसको वो एक कंसिडरेशन मान ली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें कि सब्सक्रिप्शन फॉर चैरिटी पर्पसेस, यहां पे भी एक बात समझने की कोशिश करो, अगर किसी जगह पे I promise to give some particular amount of money as charity, ठीक है, and afterwards due to some reason I'm not able to give that money, so if अगर वो जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी या कुछ भी या है ना, वो अगर मेरे पर्पस या मेरे प्रॉमिस के बेस पे कोई एक्शन ले लेता है ना,
तो आई विल बी लाइबल टू पे, अदरवाइज आई विल नॉट बी लाइबल टू पे। मतलब कि देयर नीड्स टू बी समथिंग विच इज डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉमिस of that particular person, then only you can sue or you can take it as a valid consideration. Until and unless no action is done in that regard, it's not a valid consideration. ठीक है, सो वैलिडिटी नॉन वैलिडिटी कब होगी कब नहीं होगी, ये केस तुमको समझ में आ गई है, तुमको चीज समझ में आ चुकी है, शायद से नहीं आई है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, तुरंत से अपन को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एक्सेप्शंस की, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में हम लोग एक्सेप्शंस की अगर बात करें कंसिडरेशन में, यानी कि कई दफा ऐसा भी होगा कि जब एक वैलिड कंसिडरेशन नहीं होगी तब भी सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग आपको एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे हो जाएगा, तो वो बातें हम लोग अभी सीखने वाले हैं। तो अपने ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट हैं जहां पे ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन प्रेजेंट देन आल्सो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो व्हाट आर दोस, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहली बात करें अगर हम, तो प्रॉमिस ड्यू टू नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बढ़िया सा केस सुनाता हूं। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, एक हस्बैंड वाइफ थे, अब वो लोग आपस में रहना नहीं चाहते थे। ठीक है, हस्बैंड वांट टू लिव सेपरेट इन ए सेपरेट रेजिडेंस एंड वाइफ वांट टू लिव सेपरेटली। नाउ बिकॉज ऑफ द वाइफ क्वारलिंग नेचर, हस्बैंड सेड कि तुम भाई कैसे भी अलग रहो, आई विल पे यू सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, नाउ जब वो अलग रहती है तो क्या होता है कि ये बंदा मना कर देता है पे करने से, बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट शी वॉज लिविंग सेपरेटली, सो ही सेड कि मैं अब नहीं दे रहा। अब नाउ द वाइफ सूज कि मेरे को वो पेमेंट चाहिए, मेरे को वो एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा दो। अब कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट कहता है कि चलिए देखिए, यहां पे नेचुरल लव एंड अफेक्शन की कुछ 4 कंडीशन होती हैं, क्या वो चारों फॉलो हो रही है, कोर्ट देखेगा। तो देखो, कोर्ट ने कहा कि हाँ ये क्लोज रिलेशन में थे, बिल्कुल थे, क्लोज रिलेशन में थे, इनके जो एग्रीमेंट हुआ वो क्या रिटर्न फॉर्म में हुआ था, बिल्कुल हो गया। अब क्या ये रजिस्टर्ड भी हुआ था, हाँ जी हो गया। क्या ये वॉलेंटरीली था, जी नहीं, वॉलेंटरी स्वयं से। अगर मैं कहूं कि हस्बैंड ने ये चीज इससे पीछा छुड़ाने के लिए अपनी इच्छा के अगेंस्ट जाके ये किया, तो दैट इज नॉट वॉलेंटरीली, सो दैट इज व्हाई इट वाज नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। बात समझ में आ रही है, ये पूरी कहानी अपनी राजलगी दबी वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी की है। ठीक है, इस केस में ये बातें समझ में आ रही है हमको कि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन पे बेस होता है तो वो चीज एक वैलिड कंसिडरेशन होगी। एग्जांपल तब मैं बता देता हूं, मैं मान लो मेरे कोई चचा है, ठीक है, उनकी मैं बहुत अता सेवा करता हूं, अब वो कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम लिख जाए, तो दैट इज बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन। उनको क्या मिला, उनको मेरे से क्या मिला, so that there is no consideration present, but then also due to natural love and affection, if that is written in the written form, is registered and voluntarily, then it will be a valid contract without consideration because of this exception of natural love and affection under section number 25। ठीक है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे क्या कि नेक्स्ट अपना एक्सेप्शन क्या है, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विस। देखो अच्छा ऐसा है, हम लोगों ने प्रोमिसरी एस्टॉपल पढ़ा था, हम लोगों ने प्रोमिसरी एस्टॉपल में देखा था कि समवन प्रॉमिसेस टू डू समथिंग और उसके अकॉर्डिंग कोई एक्ट करता है तो उसके हिसाब से उसके पास ड्यूटी होती है उस एक्ट के अगेंस्ट अपने राइट को इन्फोर्स करवाने की। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो ना तो अपनी वीडियो देख के आई जाएगी आई बटन पे। अब अगर हम बात करें प्रोमिसरी एस्टॉपल तुम्हें क्लियर है तो मैं बात करूंगा यहाँ पे पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज अगर किसी ने दी है तो पास्ट वॉलेंटरी सर्विस में अगर खुद से वॉलेंटरी सर्विस मतलब ऐसा नहीं था कोई एग्रीमेंट हुआ था, मान लो मेरा कुत्ता खो गया था, अब मेरे कुत्ते को तुम ढूंढ के ले आए अपने आप से, मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कोई ऐसा जनरल ऑफर निकाला था कि कोई ढूंढ के लाया तो पैसे दूंगा, ठीक है, तुम अपने आप ढूंढ के ले आए। अब मैंने तुमसे अगर कह दिया कि अब तुम्हें मैं 50 रुपए दूंगा, एवं मैं खुश हो गया तुमसे, मैंने दूंगा। सो अब बताओ तुम्हें तो 50 रुपए दे रहा हूं बट यू हैव डन दैट कंसिडरेशन पहले ना, ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट दौरान कंसिडरेशन हो रही है। सो बिकॉज इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन ड्यूरिंग द टाइम इन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग फॉर्म, यानी कि मी गिविंग यू 50 रुपीज इज द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज बीइंग फॉर्म्ड, एट दैट टाइम देयर इज नो वैलिड कंसिडरेशन बट देन ऑल्सो दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी अ वैलिड वन बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑफ पास्ट वॉलेंटरी कंसिडरेशन। ठीक है, सेक्शन नंबर 25 में ये भी मेंशन्ड है। ठीक है, अपना केस तो इसमें क्या है, गजाधर वर्सेस जगन्नाथ केस है, इसके बारे में अपन पढ़ लेंगे।
अब हम बात करें पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 3 हमारा एक्सेप्शन में बात करता है प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार्ड डेट। देखो ऐसा है, अगर मान लो मैंने अपने दोस्त को कुछ पैसे दिए, उसने मुझे पैसे देने से कर दिया मना। जब उसने कहा था मान लो मैं फला 2 साल बाद दूंगा भाई तुझे, ठीक है, मैंने उसको 25 लाख रुपए दिए तो उसने कहा भाई 2 साल बाद देता हूं। अब उसने 2 साल बाद पेमेंट करने से मना कर दिया और मैंने भी उससे धीरे धीरे सोचा दोस्त है मेरा, तो कुछ समय तक मैं उससे धीरे धीरे मांगता रहा और उसने है ना कुछ ऐसा समय निकल गया। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन लिमिटेशन एक्ट अगर कॉन्ट्रैक्ट की डेट ऑफ फॉर्मेशन से जिस दिन मैं सू कर रहा हूं उस दिन तक के बीच में अगर 3 साल गैप है तो I will not be able to sue that particular person. That is, the suit or the contract will become time barred. Time barred as per Indian Limitation Act. Now, if it has become time barred as per Indian Limitation Act, then I will not be able to sue that particular person. ठीक है, कूल हो गया। मेरे पास मेरे दोस्त को मैंने जो पैसे दिए थे उसको 3 साल से ज्यादा समय हो गया, मैं उससे वापस भी नहीं ले सकता, मेरे पास कोई राइट भी नहीं है। ये बात हो गई क्लियर। लेकिन मान लो कुछ समय बाद मेरे दोस्त को ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरे को मैंने अच्छा दोस्त खो दिया, आई थिंक आई शुड गिव दैट पर्टिकुलर मनी टू माय फ्रेंड, और वो मेरे पास वापस आता है, वो कहता है कि यार ये ले पैसे और रख ले। नाउ इन दिस केस ऑल्सो ही इज गिविंग मी दैट मनी and he is forming a contract with me. This contract is a valid contract even if there is no consideration from my side to him. समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट अलग ही फॉर्म हो रहा है, बट दिस विल बी अ वैलिड वन बिकॉज ऑफ दिस एक्सेप्शन ऑफ प्रॉमिस टू गिव अ टाइम बार्ड डेट। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अपना केस यहाँ पे उठा लेंगे, अरुण मुगन वर्सेस दोराई सिंघा का केस है, ठीक है। अपन अब नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, वो डिस्कस करेंगे, क्लियर करेंगे पॉइंट्स को, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है कि ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट में तुम्हें आगे कॉन्टेक्स्ट 2 में पढ़ाऊंगा, बट बेलमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि अगर मैं अपने दोस्त को गाड़ी किसी कार्य के लिए फॉर टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम फॉर कोई पर्पस फुलफिल करने के लिए देता हूं और उसके लिए उससे कुछ चार्ज नहीं करता हूं, तो वो ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट हो गया। मान लो मैं अपनी गाड़ी जब साफ करवाने जाता हूं ना, तो मैं जो एजेंसी वाला होता है उसको जो गाड़ी देता हूं कुछ समय के लिए, तो एट दैट टाइम आई एम द बेलर, ही इज द बेली। वो मेरी उस टाइम तक गाड़ी एज ए बेलमेंट पे लिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा कि अगर वहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है दैट इज बेलमेंट, नॉर्मल बेलमेंट। लेकिन अगर पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है दैट इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट हियर नो कंसिडरेशन इज इन्वॉल्व। तो आप यहां पे कह सकते हो कि ये चीज भी अपनी एक्सेप्शन के अंदर आ जाएगी, डेफिनेटली आ जाएगी। कंप्लीटेड गिफ्ट्स, मैंने तुम्हें अभी तुरंत लव एंड अफेक्शन वाले में बताया था ना कि प्रॉपर्टी वाला एग्जांपल कि मैं चाचा की बहुत सेवा करता हूं, तो बार मान लो चाचा ने लिख दी मेरे अगेंस्ट, तो वो एक गिफ्ट के फॉर्म में भी दे सकते हैं मुझे, बिल नहीं लिखी। अगर मान लो उन्हें ऐसे ही मेरे पे बहुत प्यार आ रहा है, मेरे पे लाड़ आ रहा है कि भाई ये मेरी बहुत सेवा करता है, ठीक है, तो अब मैंने उसको गिफ्ट दे दिया कोई चीज का, तो अगर वो गिफ्ट भी मैं एक्सेप्ट करता हूं एंड दैट बिकम्स अ वैलिड गिफ्ट, दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ही विल नॉट बी एबल टू टेक दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, दैट पर्टिकुलर गिफ्ट फ्रॉम मी। सो यहाँ पे तो आप कोई एक्शन अराइज कर नहीं सकता है उसके पास, तो दैट बिकम्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे ये चीज भी किसके बिना हुई, कंसिडरेशन के बिना ही तो हुई। सो यहाँ पे भी कंप्लीटेड गिफ्ट के केस में हम लोगों को कंसिडरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी की बात कर रहा हूं। मैं अगर ए पार्टी हूं, मेरा बी सी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बी पार्टी जो है ये एजेंट है मेरा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इसके थ्रू ऑन माई बिहाफ, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये कोई कमीशन नहीं ले रहा है मुझसे, कोई कमीशन नहीं ले रहा है और ये मेरे लिए अपने आप से मेरे लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इससे, दैट हैपेंस। सो यहाँ पे भी कोई कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बट दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो डिस्पाइट कि कोई वहां पे कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है, सो देन ऑल्सो देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी कंसिडरेशन के बारे में जो तुमने समझनी इस वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो तुम कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ मेरे भाई, अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और हाँ मजे करना।